बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और बेसिस को डिस्कस किया था और उसके बाद एक हमने थ्योरम किया था, स्पैनिंग सेट थ्योरम, और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल की थी। अभी हम इस लेक्चर में कुछ जो प्रीवियस लेक्चर था उसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो हमने टॉपिक किया था, और उसके बाद हम इसी से रिलेटेड एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में जो हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और बेसिस को डिस्कस किया था, तो बेसिस के लिए आपके पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो क्या है कि सेट ऑफ वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए मैंने आपको कहा था कि आप जो लास्ट फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो लीनियरली इंडिपेंडेंट का टॉपिक है वो आप गो थ्रू हो जाए उससे। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो रिवाइज़ हुई हैं, जो उसमें हैं उसी की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। और कुछ चीज़ें आप लोगों ने रिवाइज़ कर ली होंगी और ये रिज़ल्ट आप लोगों को पता होंगे। फिर भी थोड़ा सा हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। और बेसिस से रिलेटेड अभी तक हमने उसमें कोई क्वेश्चन नहीं किया था, ऑल्दो कि हमने स्पैनिंग सेट और थ्योरम से रिलेटेड एक एग्जांपल की थी। तो सबसे पहले हम जो है वो जो कि आप लोग कंफ्यूज हो गए कि बेसिस हम कैसे चेक करेंगे और किस तरीके से करेंगे, और हमने कैसे, क्या क्वेश्चन हमें गिवन होगा या क्या एग्जांपल होगी और उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि आप लोगों को पहले बेसिस का बता दिया जाए, ठीक है। और बेसिस का बताने के बाद फिर हम इंशाल्लाह बेसिस नल स्पेस और कॉलम स्पेस की फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें वही ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर जो है वो क्या होता है कि आप लीनियर कॉम्बिनेशन कंसिडर करते हैं, उसको ज़ीरो के इक्वल करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो वेट्स हैं और वो क्या आ रहे हैं, इसका सोल्यूशन, होमोजेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या आ रहा है। तो अगर उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन आ रहा है और वो सोल्यूशन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। So the set of vector is linearly dependent if there exists any non-zero element या non-zero vector, तो उसमें इस केस में क्या होंगे, linearly independent linearly dependent होंगे। So ये कुछ रिजल्ट है जो हम लोग कर चुके हैं कि if a set containing the zero vector, ठीक है, अगर सिर्फ उसमें ज़ीरो वेक्टर आ रहा है तो वो क्या होंगे, linearly dependent होंगे। A set of two vector is linearly dependent if and only if one is a multiple of the other. If we have two vectors and if one vector is a multiple of the other vector, then that set of vector will be linearly dependent. A set containing the zero vector is linearly independent. ठीक है, a set containing the zero vector तो वो क्या होगा, linearly नहीं dependent, linearly dependent होगा अगर आपके पास एक zero vector उसमें आ रहा है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लोग देखें और इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें और ये बताएं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आता है या डिपेंडेंट आता है। इसके लिए आप रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हैं और इसको खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं होमोजेनियस सिस्टम कंसिडर करके, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास आ रही है, दो ही वेक्टर्स इसमें आ, अब इसमें दो वेक्टर्स आ रहे हैं 1 3 एंड 2 4, तो दो वेक्टर्स को जज करना बहुत ज़्यादा इजी होता है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ठीक है। इफ वन वेक्टर इज़ अ मल्टीपल ऑफ द अदर और नॉट। अब देखें 1 3 और 2 4 आ रहा है, तो 1 को 2 कैसे आएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 आएगा, लेकिन इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 6 आता है, हालांकि 4 आना चाहिए लीनियरली डिपेंडेंट के लिए। तो ये सेट ऑफ वेक्टर क्या लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको भी चेक करें और इसको भी चेक करें, इसमें ज़ीरो वेक्टर आ रहा है तो ज़ीरो वेक्टर के लिए क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा अगर उसमें ओनली ज़ीरो वेक्टर आ रहा है। सो दो वेक्टर्स आ रहे हैं, यू कैन इजीली जज आइदर इट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। और फिर हमने किया था कि आपके पास अगर आप एक थ्योरम था कि अगर आपके पास सेट ऑफ वेक्टर p आते हैं एंड इफ v1 इज़ नॉन ज़ीरो is linearly dependent if and only if some vector is a linear combination of the preceding vector। ये वही बात है जो मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, that if one vector is a multiple of is a linear combination, can be written as a linear combination of the remaining vectors, then that set of vector will be linearly dependent।
एग्जाम्पल करते हैं, लेट P1, P2 एंड P3 be a set of vectors in P2. P2 is a polynomial of degree 2. ठीक है, तो P1 भी पोलिनोमियल आ रहा है ऑफ सेकेंड डिग्री, P2 भी सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल आ रहा है और P3 भी सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल आ रहा है, वेयर P1t equal to t, P2t equal to t square एंड P3t equal to 4t plus t square. अब इसमें क्या है कि आपके पास जो है वो तीन पोलिनोमियल्स हैं, ये हमें गिवन है। फर्स्ट क्या है t, सेकंड क्या है t स्क्वायर और थर्ड क्या है 4t plus t स्क्वायर। इज दिस अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट? ठीक है, तो ये जो कि आप लोग ये टॉपिक कर चुके हैं, तो इसलिए आप लोगों ने ये खुद इसको करना है, और अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम हो और अगर कुछ आप लोगों ने पूछना हो तो वो आप लाइव सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आपने क्या करना है, इसके बारे में सोचना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो वो किस केस में होगा और अगर नहीं है तो वो क्या कंडीशन होगी। तो इन वेक्टर्स आपके पास गिवन है, टी है, टी स्क्वायर है और 4t plus t स्क्वायर। तो इसको आपने चेक करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर है या नहीं। इसका मतलब है कि आपने क्या करना है कि P3 को आपने देख लेना है कि वो उसको लिख सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ P1 एंड P2। इस P3 कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ P1 एंड P2। तो अगर कोई रिलेशन ऐसा फॉर्म बनता है तो फिर क्या होंगे, वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो आप ये रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करें कि ये क्या रिलेशन आता है कि इसका इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो वो क्या आना चाहिए, P3 आना चाहिए। सो P3 कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ P1 एंड P2। बेसिस हमने किया था कि बेसिस के लिए जो है ना वो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट क्या है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और सेकंड क्या है, एज इक्वल टू स्पैनिंग सेट होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने स्टैंडर्ड बेसिस किए थे, ये भी आप लोग इजीली चेक कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं बेसिस से रिलेटेड। लेट s इक्वल टू 1t, t स्क्वायर एंड tn, शो दैट s इज अ बेसिस फॉर pn। अब क्या है, s आपके पास क्या आ रहा है, पोलिनोमियल आ रहा है ऑफ डिग्री n। आपने शो करना है इज दैट s इज अ बेसिस फॉर pn। ठीक है, सो एनी पोलिनोमियल इन pn इज इन स्पैनिंग सेट ऑफ s। अब देखिए पोलिनोमियल Pn आपके पास क्या आ रहा है, n डिग्री पोलिनोमियल, और ये भी n डिग्री पोलिनोमियल आ रहा है ना। सो अगर आप Pn को कोई भी पोलिनोमियल लेते हैं ना तो वो s को स्पेन करेगा। आपने अब क्या शो करना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हम क्या करेंगे, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे कि वो ज़ीरो के इक्वल आता है। अब देखिए C0, C1, C2, Cn हमने ये वेट्स कंसिडर खुद किए हैं। ठीक है, और यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या आ रहे थे, 1t, t स्क्वायर एंड सो ऑन tn इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास ये इक्वेशन कब होल्ड करती है, ये 0 कब इक्वल आएगा, ये 0 के इक्वल कब आएगा। अब देखिए यहाँ पे C0 इंटू 1 है, 1 तो कभी भी 0 नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो इट्स मीन कि अगर आपके पास C0 0 आए, C1 0 आए, C2 एंड Cn अगर आपके पास 0 के इक्वल आ जाते हैं तो इस कंडीशन में ये वाली जो इक्वेशन है ये होल्ड करेगी। इट्स मीन दैट C0 is 0, C1 is 0, C2 is 0 and Cn is 0. Hence S is a basis for Pn. Next example. Let V1 be a set of vector 1 2 0, V2 is 0 1 1 and V3 is 1 0 and 3. इस V1 V2 V3 is a basis for R3। आपने शो करना है कि ये उसके लिए बेसिस फॉर्म करती है। तो बेसिस के देखने के लिए आपने क्या करना है, इसको आपने चेक करना है कि बेसिस फॉर्म करते हैं। तो बेसिस के लिए जो हम प्रॉपर्टी होती है, अब देखें वो स्पैन R3 में बेसिस R3 के लिए हम चेक कर रहे हैं ना, तो स्पैन तो करेगा R3 में, क्योंकि V1 V2 और V3 जो वेक्टर्स ले रहे हैं उनके भी डायमेंशन सेम है, R3 में ये स्पैन करेगा। आपने जो सिर्फ कंडीशन चेक करनी है वो क्या चेक करनी है, लीनियरली इंडिपेंडेंट की। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हम क्या करेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन फॉर्म करेंगे।
उसको एचलॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और एचलॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद चेक करेंगे कि आपके पास जो वेट्स हैं उनकी क्या वैल्यू आती है, ठीक है। तो वही काम हमने किया है कि यहाँ पे जो आप लास्ट कॉलम 0 0 0 कंसीडर कर सकते हैं। इसको एचलॉन फॉर्म में रिड्यूस किया इन्होंने 0 0 0 इसलिए नहीं लिखा, यानी लास्ट कॉलम जो 0 वेक्टर है उसको इसलिए नहीं लिखा कि उस पर जितने भी हम रो ऑपरेशन करें उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो है ना वो क्या किया है कि रो ऑपरेशन किए हैं, तो आपके पास ये फाइनल आपके पास फॉर्म आ गए हैं, ठीक है। लास्ट में आपके पास जो कॉलम आता है वो क्या आता है 0 0 0। यहाँ से देखें यहाँ पे क्या आ रहा है x3 इक्वल टू 0, यानी 5x3 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ पे x3 की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। x3 0 आएगा तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो x1 भी 0 आ जाएगा और x2 भी 0 आएगा। x1 भी 0 आ गया, x2 भी 0 आ गया, x3 भी 0 आ गया। तो सेट ऑफ वेक्टर क्या होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और स्पैन भी कर रहे हैं, तो ये बेसिस फॉर्म करेंगे फॉर R3। एक्सप्लेन वाई ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ नॉट अ बेसिस फॉर R3, ठीक है। तो ये बेसिस फॉर्म नहीं करता, तो इसके लिए आपने क्या करना है, होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है और चेक करना है कि उनकी वैल्यूज़ क्या आती हैं। आइदर द सेट ऑफ वेक्टर इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट, और अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो बेसिस फॉर्म करेगा, और अगर नहीं है तो वो बेसिस फॉर्म नहीं करेगा फॉर R3। तो ये जो है ना आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, इसको कर लीजिएगा और इसको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। अच्छा जी, बेसिस हमने फाइंड आउट की कि बेसिस आप जो है वो कैसे चेक करते हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और स्पैन भी करना चाहिए सेट को, यानी इसमें इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम उसको लिख सकें। तो वो क्या होंगे, बेसिस फॉर्म होंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया है कि कुछ रिज़ल्ट हम कैसे यूज़ करेंगे, और बेसिक जो उसका कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम उसके लिए क्या करते हैं, होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व करते हैं। तो होमोजीनियस सिस्टम का ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन आना चाहिए। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है बेसिस, और किसके लिए बेसिस हम फाइंड कर रहे हैं, नल स्पेस और कॉलम स्पेस के लिए। अब हमने बेसिस फाइंड करनी है फॉर नल स्पेस एंड कॉलम स्पेस। तो सबसे पहले हम बेसिस फाइंड करते हैं फॉर नल स्पेस। इट्स मीन क्या, बेसिस का मतलब है कि आपने कोई ऐसा सेट ऑफ वेक्टर फाइंड आउट करना है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और स्पैन भी करे। So now we will find a basis. First we will find a basis for the null space and then column space. Null space हम लोग देख चुके हैं कि null space क्या होती है। Null space is the set of all solution of the homogeneous equation. ठीक है, तो हम जो basis find कर रहे हैं null space की, वो भी इसी जो इसकी basic definition है उसी को use करते हुए हम null space इसके basis find करें null space के लिए। अब देखें हम जो है नल स्पेस क्या होता है, इज द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन। इसका मतलब है कि जो हमें मैट्रिक्स गिवन होगी ना उसका होमोजेनियस इक्वेशन बनाएंगे, यानी होमोजेनियस सिस्टम बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे और उसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। जब हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे ना तो वहाँ से जो हमारे पास वेक्टर्स आएंगे फिर हम चेक करेंगे कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं और स्पैन करते हैं। अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं और स्पैन भी करते हैं तो वो बेसिस फॉर्म करेंगे। सपोज़ अगर उसमें से एक वेक्टर जो है वो उसको हम लिख सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर। इट्स मीन कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। तो फिर हम क्या करेंगे कि वो जो एक वेक्टर आ रहा है ना उसको हम क्या करेंगे, स्पैनिंग सेट थ्योरम से उसको रिमूव कर देंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो जो रिमेनिंग सेट ऑफ वेक्टर आ जाएगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होएगा और वही बेसिस फॉर्म करेगा। चलिए एग्जांपल करते हैं, देखते हैं कि फिर कैसे करना है। फाइंड अ बेसिस फॉर द नल स्पेस ऑफ ए वेयर ए इज गिवन एज दिस। ठीक है, ए हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है और आपने फाइंड क्या करना है, बेसिस फाइंड करनी है। और किसके लिए फाइंड करनी है, नल स्पेस के लिए। तो नल स्पेस क्या होती है, इज द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन ए एंड 0। ठीक है तो हमने क्या किया कि होमोजेनियस इक्वेशन फॉर्म की, यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म की, जिसका लास्ट कॉलम क्या आता है 0 0 आता है, और इसको हमने सॉल्व कर लिया।
अब देखिए यहाँ हमने इस पे रो ऑपरेशन किया, यानी इसको हमने 1 कर लिया है, 3 को 1/3 से डिवाइड कर दिया है फर्स्ट रो को, और सेकंड में फिर इसको 0 कर दी, इसको 0 किया तो ये भी ऑटोमेटिकली 0 आ गया, तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन आ रहा है ना वो इस फॉर्म में आ रहा है, यानी x1 आपके पास क्या आ रहा है, -2x2 -13x4 और -33x5, और x3 इसी तरीके से आपके पास ये आ रहा है। अब इसमें जो x1 वेरिएबल्स जो आ रहे हैं वो कितने आएंगे, x1 x2 x3 x4 एंड x5, 5 वेरिएबल्स आएंगे, और 5 में से जो 1 है और 3 है, 1 और 3 बेसिक वेरिएबल्स होंगे, और जो बाकी 3 रह गए हैं x2 x4 एंड x5 वो क्या होंगे, फ्री वेरिएबल्स होंगे। सो इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन सेट क्या आएगा, x1 x2 x3 x4 एंड x5। x1 आपके पास ये वाली जो फॉर्म आई है -2x2 -13x4 एंड -33x5, एंड देन x2 इज फ्री वेरिएबल, सो इसको एज इट इज लिखेंगे। x3 की जो वैल्यू आई है वो क्या है, 6x4 प्लस 15x5, और x4 भी फ्री आ रहा है और x5 भी फ्री वेरिएबल है। तो अब इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट लिखेंगे। इसमें 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं x2 x4 एंड x5, तो उन तीनों को हम अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, x2 वाले सेपरेट कर लेने हैं, x4 वाले सेपरेट कर लेने हैं, और x5 वाले। अब देखिए यहाँ से अगर x2 को देखते हैं तो ये क्या आता है, -2x2 x2 0 0 0। x4 वाला देखते हैं तो यहाँ से क्या आता है, -13x4 0 6x4 x4 एंड 0, और इसी तरह x5 का देखते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, -33x5 0 15x5 0 एंड x5। ठीक, तो यहाँ से x2 x4 x5 हमने कॉमन लिया तो आपके पास ये वाली फॉर्म बनती है। अब इस जिस तरह पैरामेट्रिक वेक्टर फॉर्म में सॉल्यूशन सेट को डिस्क्राइब करते थे ना, ये जैसे हमने लास्ट क्लास में एक रिज़ल्ट किया था उसमें भी हमने इसी फॉर्म में डिस्क्राइब किया था, रिप्रेजेंट किया था उसको, तो इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे। इसको हमने कह दिया u वेक्टर, सेकंड आपके पास आ जाएगा v वेक्टर, और थर्ड को हमने कह दिया w वेक्टर। अब ये 3 वेक्टर्स आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो 3 वेक्टर्स आ रहे हैं ना, ये बेसिस फॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे ये आपने चेक करना है। बेसिस का मतलब है कि इनको, ये जो 3 वेक्टर्स आए हैं इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और बेसिस भी फॉर्म करनी चाहिए। अब देखिए ये तीन आपके पास वेक्टर्स आ गए u v एंड w। अगर आप सपोज इसको सेपरेट लेके चलते हैं ना, u v w आपने वेक्टर्स कंसीडर कर लिए और साथ आपने होमोजेनियस सिस्टम दे दिया 0 0 0 0। ठीक है, उसको आपने सॉल्व किया तो यहाँ से जो लास्ट आपके पास आता है ना ये 0 आता है। इसकी तरह अगर आप बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन करते जाए ना तो वो 0 0 आते हैं, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होंगे और ये स्पेन भी करेंगे। सो द सेट ऑफ वेक्टर u v एंड w ये क्या होगा, बेसिस होगा फॉर नल स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स A। So UVW is a basis for null space of a matrix A। स्पैनिंग सेट थ्योरम हमने लास्ट क्लास में किया था। अब इसकी एक एग्जांपल है। सपोज V1 is -1 0, V2 is 0 -1 एंड V3 is -2 and -3। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम कैसे इसको लिख सकते हैं। आइदर इट कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 V3, या आपके पास कोई ऐसा रिलेशन बनता है कि वो V1 V2 या V3 को हम रिमेनिंग 2 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये वाला आपने जो है ना वो खुद करना है, इसको आपने प्रूव करना है। इफ x इज इन स्पेनिंग सेट ऑफ V1 V2 एंड V3, इट्स मीन दैट x कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 एंड V3, C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3। तो यहाँ से आपने देखना है कि क्या हम V3 वेक्टर को लिख सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 एंड V2। ठीक है, तो वो आपने रिलेशन डेवलप करना है, वो डिपेंडेंस रिलेशन आपने फाइंड करना है और यहाँ सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, और अगर आप इसको सॉल्व करें तो वो ये आपके पास क्या आ गया, लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया V1 एंड V2 का।
यानी जो हमने एक रिज़ल्ट किया था ना, लास्ट एग्जांपल की थी, उसमें जनरलाइज फॉर्म नहीं थी, लेकिन उसमें ये था कि आपके पास वेक्टर्स की डायमेंशन ज़्यादा थी और इसमें जो डिपेंडेंस रिलेशन था वो हमें गिवन था। लेकिन इसमें आपने क्या करना है, चूँकि सिंपल से वेक्टर्स हैं, यू कैन इजीली फाइंड इट्स डिपेंडेंस रिलेशन, तो आप वो रिलेशन फाइंड करें, इसमें सब्सटीट्यूट करें और इसको सॉल्व करें। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ बी। अभी हमने बेसिस फाइंड की थी नल स्पेस के लिए, अब हमने बेसिस फाइंड करनी है कॉलम स्पेस के लिए। तो नल स्पेस के लिए क्या था, नल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम। ठीक है, होमोजेनियस सिस्टम का मतलब है कि लास्ट कॉलम आपके पास क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। तो उसको हमने सॉल्व करना है, जैसे हम होमोजेनियस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करते हैं, उस सोल्यूशन से आपके पास जो वेक्टर्स आएंगे फिर आपने उसको चेक करना है कि वो वेक्टर्स जो हैं वो बेसिस फॉर्म करते हैं कि नहीं करते, और वो कंडीशंस आपने चेक करनी है। लास्ट अभी हमने एग्जांपल जो की थी वो इसी से रिलेटेड की थी काफ़ी डिटेल में। तो अब हम बेसिस फाइंड करते हैं फॉर कॉलम स्पेस ऑफ बी। एग्जांपल हम करते हैं, यू हैव टू फाइंड द कॉलम बेसिस फॉर कॉलम स्पेस। ठीक है, कॉलम स्पेस क्या है, कॉलम स्पेस इज द स्पैनिंग सेट ऑफ द गिवन वेक्टर। स्पैनिंग सेट क्या है, इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए। यहाँ बी आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, तो मैट्रिक्स को आप किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल ए से या कैपिटल बी से। तो इसमें हमें गिवन है कि कैपिटल बी में जो वेक्टर्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, b1 b2 एंड अप टू b5। यानी b1 आपके पास ये फर्स्ट कॉलम आ रहा है 1 0 0 0, b2 सेकंड कॉलम आ रहा है 4 0 0 0, b3 आपके पास थर्ड कॉलम आ रहा है 0 1 0 0, और इसी तरह b4 एंड b5 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 कॉलम्स आ रहे हैं। फर्स्ट कॉलम b1, सेकंड कॉलम को b2 से डिनोट किया गया है, थर्ड कॉलम को b3 से डिनोट किया गया है, फोर्थ कॉलम को b4 से और फिफ्थ कॉलम को b5 से। अब देखें, अगर आप जो है वो फॉर एग्जांपल ये वाला कॉलम कंसिडर करते हैं b2 अगर हम कॉलम लेते हैं तो उसको आप लिख सकते हैं 4b1, यानी इसको इस कॉलम को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें, अगर फर्स्ट कॉलम को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सेकंड कॉलम आ जाएगा। इट्स मीन दैट b2 कैन बी रिटन एज 4b1। और इसी तरह से अगर आप फोर्थ कॉलम देखते हैं ये वाला, तो इसको भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो कौन सा आएगा, 2b1 और माइनस b3, 2b1 माइनस b3, तो आपके पास ये कॉलम आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप जो है वो कर रहे हैं, बेसिस फाइंड कर रहे हैं फॉर कॉलम स्पेस, तो फिर क्या होना चाहिए, बेसिस के लिए तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना। लेकिन ये आपके पास क्या आ रहा है कि b2 भी डिपेंड कर रहा है b1 पे, और b4 भी डिपेंड कर रहा है b1 और b3 पे। इट्स मीन दैट b2 और b4 दो ऐसे वेक्टर्स आ रहे हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होने दे रहे बाकी सेट ऑफ वेक्टर्स को। तो फिर हम क्या करेंगे, स्पैनिंग सेट ऑफ थ्योरम यूज़ करेंगे। स्पैनिंग सेट थ्योरम क्या था कि आपके पास जो इस तरह के वेक्टर्स आ रहे हैं जिनको हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उनको हम रिमूव कर देंगे। उनको रिमूव कर देंगे तो जो बाकी सेट ऑफ वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अब देखें, इसमें से हम b2 को भी रिमूव कर देंगे और b4 को भी रिमूव कर देंगे। b2 और b4 निकल के तो आपके पास जो वेक्टर्स रह गए हैं वो b1 b3 एंड b5 रह गए हैं। सो दे विल स्टिल स्पैन कॉलम स्पेस ऑफ b। अब देखिए, b1 आपके पास जो वेक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 0 0 0, b3 क्या आ रहा है 0 1 0 0, और b5 क्या आ रहा है 0 0 1 0। ठीक है, तो ये आपके पास जो सेट ऑफ वेक्टर्स आ रहे हैं तीन, अब ये देखें ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हैं और स्पैन भी करते हैं, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो तो आपके पास ये जो तीन वेक्टर्स आ रहे हैं ये क्या होंगी, बेसिस होंगी फॉर कॉलम स्पेस ऑफ बी। ठीक है, और ये बेसिस इसकी कौन कौन सी होंगी, b1 b3 एंड b5। सो b1 b3 एंड b5 is a basis for the column space of B।
हाँ जी, नेक्स्ट थ्योरम हम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम जो है ना वो कॉलम स्पेस की बेसिस फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल होता है। और ये क्या है कि द पिवट कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स से फॉर्म अ बेसिस फॉर कॉलम स्पेस। पिवट कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स से, अब देखिए पिवट कॉलम कौन से कॉलम होते हैं। पिवट पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है, फर्स्ट नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट इन ईच रो, और जिस कॉलम में अगर कर रही है वो कौन सा कॉलम होगा, पिवट कॉलम। फॉर एग्जांपल जो लास्ट हमने एग्जांपल की थी अब इसमें देखें आपके पास फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में ये जो नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा है ये आपके पास क्या है, पिवट पोजीशन है। और जिस ये वाला जो फर्स्ट कॉलम आ रहा है ये पिवट कॉलम आ रहा है। अब देखिए सेकंड रो में फर्स्ट नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट ये आ रहा है, ठीक है। तो जो कौन से कॉलम में अकर कर रही है, थर्ड कॉलम में अकर कर रही है ना, तो थर्ड कॉलम कौन सा होगा, पिवट कॉलम होगा। इसी तरह अगर हम थर्ड रो देखते हैं तो थर्ड रो में फर्स्ट नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट ये आ रहा है, और ये कौन से कॉलम में अकर कर रहा है, फिफ्थ कॉलम में अकर कर रहा है, ठीक है। तो जो इसके पिवट कॉलम्स आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, वन आ रहा है, थर्ड आ रहा है और फिफ्थ आ रहा है। तो ये जो थ्योरम है ये यही बता रहा है कि जो पिवट कॉलम्स हैं ऑफ द मैट्रिक्स से दे फॉर्म अ बेसिस फॉर कॉलम स्पेस। अब देखिए ये वाले जो पिवट कॉलम आ रहे थे ये बेसिस फॉर्म कर रहे हैं, जो नॉन पिवट कॉलम है उसको हमने रिमूव कर दिया। और वो क्यों रिमूव किया है, क्योंकि वो डिपेंड कर रहे थे किसी न किसी वेक्टर पे, उनको हम लिख सकते थे एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स, तो इसलिए हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो अगर आप डायरेक्ट इस थ्योरम को यूज़ करके इसको सॉल्व करना चाहते तो फिर हमने क्या करना था, डायरेक्ट हमने कर देना था कि फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ कॉलम जो है वो क्या करेंगे, बेसिस फॉर्म करेंगे इस थ्योरम को यूज़ करते हुए। द पिवट कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स से फॉर्म अ बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस। आप डिटेल जो है वो चेक कर सकते हैं। हाँ जी, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। द पिवट कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए आर एविडेंट व्हेन ए हैज़ बीन रिड्यूस्ड ओनली टू एशलॉन फॉर्म। अब देखें अभी जो हमने एग्जांपल की थी ना कॉलम स्पेस फाइंड, कॉलम बेसिस फाइंड करना फॉर कॉलम स्पेस, तो उसमें हमें ऑलरेडी वो एशलॉन फॉर्म में गिवन थी। एशलॉन फॉर्म में हमें वो मैट्रिक्स जो है वो गिवन थी, ठीक है। तो जो हमने पिवट कॉलम फाइंड करने हैं ना वो क्या होंगे कि ए को हमने रिड्यूस किया है एचलॉन फॉर्म में, तो उसके बाद जो कॉलम्स आ रहे हैं वो पिवट कॉलम्स होंगे। ये नहीं है कि आपने जो है ना पिवट कॉलम कौन से लेने हैं, आपने वही वाले कंसीडर कर लिए जो पहले हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो यही हमें गिवन था ना। चले अभी नेक्स्ट में करते हैं, कोई और एग्जांपल लेते हैं तो फिर उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बी केयरफुल टू यूज़ द पिवट कॉलम ऑफ ए इटसेल्फ फॉर द बेसिस ऑफ द कॉलम स्पेस, यानी जो आपने पिवट कॉलम कंसिडर कर लेने हैं उसके बारे में आपने केयरफुल रहना है कि वो जो पिवट कॉलम आपने कंसिडर करने हैं वो पिवट कॉलम आपने ए के लेने हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, उसमें वही आपके पास जो जितनी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं उसी का व्यू है कि कैसे हम जो है वो स्पैनिंग सेट थ्योरम को यूज़ करते हुए इसमें से जो वेक्टर है उसको डिलीट कौन से वेक्टर को करते हैं और फिर कैसे वो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, हमने बेसिस फाइंड करनी है, देखते हैं किसके लिए बेसिस फाइंड करनी है और कैसे करनी है। तो अभी जो लास्ट में आपको बता रही थी कि बेसिस आप जो है वो बेसिस आप कैसे फाइंड करते हैं कॉलम स्पेस के लिए, तो उसमें ये बताया था कि आपने देखना है कि पिवट कॉलम कौन कौन से कॉलम्स आ रहे हैं। तो जो पिवट कॉलम आपने सेलेक्ट करने हैं ना बेसिस के लिए वो पिवट कॉलम नहीं होंगे जो एचलॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, वो पिवट कॉलम होंगे जो ए मैट्रिक्स के होंगे, वो बेसिस फॉर्म करेंगे
मैट्रिक्स ए के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और वही चीज़ जो है वो एक्सप्लेन की गई थी लास्ट स्लाइड में। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। लेट v1 v2 and v3 be three vectors. Find a basis for spanning set of v1 v2 and v3. स्पैनिंग सेट ऑफ v1 v2 v3 क्या है? कॉलम स्पेस ही है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पे कॉलम स्पेस गिवन हो। अगर ये स्पैनिंग सेट भी गिवन है तो इट्स मीन कि वो कॉलम स्पेस, इट्स ऑब्वियस कि वो कॉलम स्पेस ही है। तो आपने वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो हम कॉलम स्पेस के लिए करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले काम आपने क्या करना है कि आपने इसकी ए मैट्रिक्स बनानी है। और ए मैट्रिक्स आप जो है वो कैसे फॉर्म करेंगे? फर्स्ट वेक्टर v1, सेकंड वेक्टर v2 एंड थर्ड वेक्टर v3। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है? उसको एचलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है। सिंपल सी आपके पास एक मैट्रिक्स है, रो ऑपरेशन इस पे करें, इसको ज़ीरो करें। इसको ज़ीरो करने के लिए क्या करेंगे? R2 माइनस 2R1, R3 प्लस 3R1। इसी तरीके से इसको भी ज़ीरो करें तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन गई है। ठीक है, एचलॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद। तो एचलॉन फॉर्म में आपने रिड्यूस कर दिया। अब आपने क्या करना है? बेसिस फॉर्म करने हैं। अब देखिए इसके जो पिवट कॉलम्स आ रहे हैं, अभी हमने जो थ्योरम किया था वो क्या था? द पिवट कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स से फॉर्म ऑफ बेसिस फॉर कॉलम स्पेस। ठीक है, ये कॉलम स्पेस के लिए रिजल्ट है, थ्योरम है। तो जो पिवट कॉलम्स होंगे वो बेसिस फॉर्म करेंगे। ये नहीं बजाय इसके कि आप जो है वो तीनों वो वेक्टर्स लें और फिर उसको चेक करें कि वो कैसे बेसिस फॉर्म करेंगे। आप डायरेक्ट ये थ्योरम यूज़ करते हुए डायरेक्ट उसको कह सकते हैं कि वो बेसिस फॉर्म करेंगे। यानी फर्स्ट आपने जो है वो क्या लिया? फर्स्ट पिवट कॉलम क्या आ रहा है? फर्स्ट नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट फर्स्ट रो में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो जिस कॉलम में अकर कर रहा है वो क्या आ रहा है? 1 0 0। तो एक पिवट कॉलम फर्स्ट आ गया। अब देखिए सेकंड आपके पास जो है वो पिवट पोजीशन क्या आ रही है? सेकंड रो में फर्स्ट नॉन जीरो लीडिंग एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है और ये कॉलम कौन सा आ रहा है? थर्ड कॉलम आ रहा है। यानी कौन से पिवट कॉलम्स आ रहे हैं? फर्स्ट और थर्ड पिवट कॉलम आ रहे हैं। तो जो बेसिस होंगे वो आप कैसे लिखेंगे? अब आपने ये बात चीज़ ध्यान में रखनी है, अभी जो मैं आपको बता रही थी कि जो आपने बेसिस लेनी है ना, जो पिवट कॉलम आपने यहाँ से सेलेक्ट किए हैं ये वाली बेसिस नहीं होंगे। पिवट कॉलम आपने कौन से लेने हैं? आपने यहाँ से तो देख लिया है कि फर्स्ट और थर्ड पिवट कॉलम होंगे। ठीक है, तो वो कॉलम आपने ए मैट्रिक्स के लेने हैं। आपने ये एचलॉन फॉर्म में रिड्यूस करके ये वाले कॉलम कंसिडर नहीं करने। बेसिस के लिए कौन से आपके पास कॉलम्स होंगे? अब यहाँ से तो हमें पता चल गया ना, फर्स्ट और थर्ड कॉलम होंगे। ठीक है, पिवट कॉलम्स। तो जो कॉलम्स आपने लेने हैं वो कौन से होंगे? ए मैट्रिक्स के। यानी इसके लिए बेसिस क्या होंगे? फर्स्ट कॉलम होगा 1 2 -3 और थर्ड कॉलम क्या होगा? 3 6 एंड 9। तो ये वाले कॉलम्स होंगे। हाँ जी, रिव्यू है। नंबर 1, टू फाइंड अ बेसिस फॉर नल स्पेस यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन टू ट्रांसफॉर्म A0 टू एन इक्विवेलेंट रिड्यूस्ड रो एचलॉन फॉर्म यूज। हाँ जी, ये वही चीज़ बताई गई है कि बेसिस के लिए हम क्या करते हैं और नल के लिए क्या करते हैं। बेसिस फाइंड करने के लिए फॉर नल स्पेस एंड कॉलम स्पेस। तो नल स्पेस के लिए आपने क्या करना है कि आपने एक मैट्रिक्स लेनी है A और 0। ठीक है, यानी उसका ज़ीरो आपने कंसीडर करना है, उस पर एचलॉन फॉर्म में रिड्यूस करना है और उसका सोल्यूशन फाइंड करना है इन फॉर्म ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और उसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो वो क्या होंगी? बेसिस होंगी फॉर नल स्पेस। और कॉलम स्पेस के लिए क्या होगा? अ बेसिस फॉर कॉलम स्पेस ए इज फॉर्म्ड फ्रॉम द पिवट कॉलम्स ऑफ ए। तो बेसिस पिवट कॉलम स्पेस के लिए क्या होंगी? पिवट कॉलम्स। यूज द पिवट कॉलम ऑफ ए नॉट द पिवट कॉलम ऑफ बी। वार्निंग। ठीक है, यानी कि अभी जो मैंने आपको बता रही थी ना बात कि आपने पहले तो जब उसको एचलॉन फॉर्म में रिड्यूस किया तो वहाँ से आपने देख लिया पिवट कॉलम कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो जो आपने बेसिस के लिए पिवट वेक्टर्स लेने हैं, जो पिवट कॉलम्स लेने हैं, वो जो मैट्रिक्स रिड्यूस की गई है ना उसके नहीं लेने, जो ए मैट्रिक्स गिवन है ना उसके लेने। यही बात बताई गई है। यूज द पिवट कॉलम ऑफ ए नॉट द पिवट कॉलम ऑफ बी।
और बी कौन सी मैट्रिक्स है जो रिड्यूस करके यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इस पे हमने रो ऑपरेशन किए तो ये जो मैट्रिक्स आई है ना ये बी मैट्रिक्स है। तो जो आपने बेसिस लेनी है ना वो कौन सी लेनी है, ए मैट्रिक्स के, बी मैट्रिक्स के नहीं कंसिडर करने। होप सो कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग लाइव सेशन में इसको देख लेंगे। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।